हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विथ राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बिहार की सभी नदियों के विषय में पढ़े थे और आज हम लोग बिहार के सभी झील के विषय में पढ़ने वाले हैं। अब झील क्या होता है? झील बहुत बड़े क्षेत्र में जल जमाव होता है। वहाँ पे जल को बहने नहीं दिया जाता है, एक जगह पर इकट्ठा रहता है, चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। किसी न किसी नदी के द्वारा निर्मित होता है या झील मानव निर्मित भी हो सकता है। और बिहार में कुछ मानव निर्मित झील भी है और अधिकांश जो हैं नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। और अधिकांश आपको जो झील मिलेगा वह आपको उत्तरी बिहार में मिलेगा। और ऐसा क्यों है? तो उत्तरी बिहार में ही जितनी हिमालयी नदियां हैं वो सब गोखुर झील का निर्माण करती है। अब आप लोग समझ रहे होंगे गोखुर झील क्या है, जिसको ऑक्सबो लेक भी बोलते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ऐसे झील के प्रकार तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बिहार के सभी झील के विषय में पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑक्सबो लेक क्या है आपको जानना ही होगा यहाँ पे। तो देखिए, हम लोग बिहार के झील में जो सबसे महत्वपूर्ण झील है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है इसके विषय में। झील के विषय में 2-3 ही सवाल पूछा जाता है। एक, यह झील कहाँ है, और दूसरा, इसको रामसर स्थल में कब शामिल किया गया, और कैमा रामसर स्थल है। तो इस तरीके से सवाल कांवर झील से पूछता है। तो देखिए, कांवर झील को करबतिया झील भी कहा जाता है। कांवर झील का एक और नाम क्या है? तो करबतिया झील। और कहाँ स्थित है? तो मंझौला गांव है बेगूसराय जिला में। किस जिला में? बेगूसराय। अब आप देख रहे होंगे कि बेगूसराय जिला तो उत्तरी बिहार में है, तो बेगूसराय जिला में आपको करबतिया झील या कांवरताल झील स्थित है। और इसका जो निर्माण है बूढ़ी गंडक के विसर्पण से होता है। इसका निर्माण किस नदी से होता है? बूढ़ी गंडक से। और इसका क्षेत्रफल देखिएगा तो 16 वर्ग किलोमीटर है। इसका निर्माण बूढ़ी गंडक से होता है। कैसे होता है? और यह एक प्रकार का आपको गोखुर झील है और एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, जिसे इंग्लिश में ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो ऑक्सबो लेक क्या है, गोखुर झील क्या है? देखिए, जब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में ऐसे ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे मैदानी क्षेत्र में जब भी पहाड़ से आती है नदियाँ, तो उनका प्रवाह धीरे हो जाता है। और जब ऐसे ऐसे सांप जैसा ऐसे ऐसे नदी चलने लगती है, तो कभी कभी क्या होता है कि नदी इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, और यहाँ पे ज़्यादा जोर देने के कारण यहाँ से कट कर ऐसे नदी बहने लगी। तो ए वाला जो पहले से इसका रास्ता था, ए वाला कट जाता है और गाय के खूर के समान इसका आकृति हो जाता है। तो इधर जो आपको इतना जो क्षेत्र में पानी जमा रह जाएगा, इस झील को ही हम लोग कहेंगे गोखुर झील या ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक या गोखुर झील को बिहार में, उत्तरी बिहार में मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मन। गोखुर झील, और बिहार में इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, बिहार में मन कहा जाता है, मन। तो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील आपको ऑक्सबो लेक कौन है? तो जो बूढ़ी गंडक के द्वारा निर्माण होता है आपको कांवर झील है, या कांवर ताल झील भी कहा जाता है। ताल मतलब तालाब, कांवर ताल भी कहा जाता है इसको। तो कांवर आपको बेगूसराय में स्थित है और करबतिया भी इसका एक और नाम है। तो इतना याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील या ऑक्सबो झील है, और एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का भी गोखुर झील है ही। और देखिए, इसे 1984 में पक्षी बिहार का दर्जा दिया गया था। 1984 में बिहार सरकार ने इसे पक्षी बिहार बनाया था। अब पक्षी बिहार क्या होता है? तो कुछ ऐसे स्थल होते हैं, ऐसे आर्द्र स्थल होते हैं, आर्द्र भूमि, जहाँ पे पक्षियों की कई प्रजातियाँ आकर रहते हैं। पक्षियों के लिए जैव विविधता का क्षेत्र हो जाता है वो। वैसे महत्वपूर्ण स्थलों को पक्षी बिहार घोषित कर दिया जाता है, पक्षियों का एक जैव विविधता वाला क्षेत्र। तो पक्षी बिहार जो है कांवरताल झील को, कांवरताल झील भी है और कांवरताल पक्षी बिहार भी है, और दोनों एक ही जगह पे है आपको बेगूसराय में। और इसे घोषित कब किया गया? तो 1984 में। अब देखिए, 2020 में यह भारत का 39वां और बिहार का पहला रामसर स्थल बना है। रामसर साइट, साइट मतलब स्थल, रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब रामसर स्थल क्या होता है?
तो एक पूरे दुनिया के वैज्ञानिक लोग मिलकर रामसर सम्मेलन किए थे। उसमें तय किया गया था कि जितने भी आर्द्रभूमि हैं जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, उसे वैश्विक धरोहर बनाया जाएगा, पूरे विश्व के नज़र में उसको लाया जाएगा और उसको संरक्षित किया जाएगा, और वैसे स्थल को रामसर स्थल कहा जाएगा। यह रामसर सम्मेलन में तय हुआ था। तो रामसर सम्मेलन गूगल पे पढ़ लीजिएगा। तो रामसर स्थल जो है बिहार में अभी वर्तमान समय में, आज 2025 है, जून महीना चल रहा है, अभी तक 3 रामसर स्थल हैं बिहार में, और पूरे भारत में 89 हैं। तो यह जो है बिहार का पहला रामसर स्थल है। कौन? तो कांवरताल झील। और इसे कब घोषित किया गया? तो 2020 में। लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? तो 3 हैं। एक नागी है, एक नकटी है, और पहला आपको कांवरताल झील है। तो कांवरताल, नागी और नकटी, हम लोग इसके विषय में भी आगे पढ़ेंगे। तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? कांवरताल झील। और कांवरताल झील भारत का कैमा है? तो 39वां, यानी कि इसके बनने के पहले 38 और भारत में थे, और बिहार में अभी कितने हैं? 3 हैं। अगला देखिए, सर्दी के दिनों में यहाँ पे साइबेरिया से प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। साइबेरिया आपको रूस में है। साइबेरिया कहाँ? रूस में। और रूस से कोई पक्षी उड़कर बिहार में आ रहा है, बताइए। तो साइबेरिया से पक्षी उड़कर बिहार में खास करके कांवरताल झील में आती है। और यहाँ इन पक्षियों पर मतलब रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए जो शोधकर्ता होते हैं उनको एक स्थल प्रदान किया गया है, एक जगह, प्लेटफॉर्म दिया गया है। उसे कहा जाता है बर्ड बैंडिंग स्टेशन। तो बर्ड बैंडिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो कांवरताल झील में बनाया गया है। और यह शोधकर्ताओं के लिए है, जो शोध करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, जो मतलब देखना चाहते हैं बहुत अच्छे से, करीब से उनको शोध करना चाहते हैं, उनके लिए एक स्टेशन बनाया गया है। उसे ही बर्ड बैंडिंग स्टेशन कहा जाता है। तो बर्ड बैंडिंग स्टेशन आपको कांवरताल झील में, बेगूसराय में बनाया गया है। ऐसे याद रखिएगा कि जब लोग कांवर लेकर जाते हैं तो कांवर के साथ बैग भी लेकर जाते हैं, बोलबम। तो कांवर बैग यानी कांवर झील बेगूसराय में, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो यह पहला कांवरताल झील हम लोग का कंप्लीट हुआ। सुन लीजिए ध्यान से और नोट कर लीजिए, जैसे जैसे बोले हैं, आपको एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है कांवरताल झील। तो कांवरताल झील के विषय में जितना हो सकता था आपको सभी बताएं। यहाँ बर्ड बैंडिंग स्टेशन है, और यह 39वां और पहला बिहार का है। यह तो कन्फर्म आप याद रखिएगा। और कब घोषित किया गया था? 2020 में। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है दूसरा है कुशेश्वर स्थान झील। और यह जो कुशेश्वर स्थान झील है दरभंगा में है। कहाँ है? तो दरभंगा में है, दरभंगा जिला में। देखिए 1972 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। अभी बताए पक्षी अभयारण्य क्या होता है, तो दोबारा समझाना नहीं पड़ेगा। तो पक्षी अभयारण्य इसे कब घोषित किया गया? 1972 में। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल बढ़ते घटते रहता है। जब बरसात का मौसम नहीं रहता है तब इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर रहता है। लेकिन जैसे ही बरसात का समय आता है तो एक कमला है और एक करेह है, 2 नदी है, 2 नदी का पानी भी इसमें आने लगता है। तो बरसात में, वर्षा के समय में कमला और करेह का पानी आने के कारण इसका क्षेत्रफल 20 किलोमीटर स्क्वायर से बढ़कर 100 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इसका क्षेत्रफल आपको ऑप्शन के हिसाब से पूछेगा तो उस हिसाब से आपको मारना है। इसका क्षेत्रफल 20 किलोमीटर स्क्वायर भी होता है जब बरसात नहीं होता है, और जब बरसात आता है तो इसका क्षेत्रफल 100 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि कमला और करेह नदी आकर भी अपना पानी इसमें डालने लगती है। यहाँ पे 2 प्रवासी पक्षी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको आते हैं। एक है पेलिकन डालमटिया और एक है साइबेरियन क्रेन। तो साइबेरियन क्रेन और डालमटिया, यह 2 प्रवासी पक्षी मतलब क्या होता है? विदेशी पक्षी जो भारत की नहीं है। कौवा पूछे तो भारत में एकदम हर जगह पे मिल जाएगा, लेकिन यह आपको एक खास मौसम में ही देखने को मिलेगा। ये सभी समूह बनाकर आते हैं और फिर एक निश्चित समय बाद चले जाते हैं। तो भारत में कहीं नहीं, बिहार में खास करके यहाँ पे आ रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है, कांवरताल को। अब देखिए, इसे नहीं, कुशेश्वर स्थान को रामसर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। तो पेलिकन डालमटिया, साइबेरियन क्रेन आपको कहाँ आता है?
तो कुशेश्वर स्थान झील में आता है। तो यह कुशेश्वर स्थान झील हुआ। और इसके साथ साथ ही जितने महत्वपूर्ण झील हैं उनका स्थान कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए अनुपम झील कहाँ है, सरैया मन कहाँ है। तो इस प्रकार से पूछ लेगा। अभी बताएं कि जो गोखुर झील होता है उसे उत्तरी बिहार में या बिहार में खास करके मन बोला जाता है, तो सरैया मन, पिपरा मन ऐसे करके पूछ लेता है। तो अगला जो है वह है गोगा बिल या घोघा बिल। गोगा बिल या घोघा बिल आपको यह जो झील है कटिहार में है। कहाँ है? कटिहार में। घोड़ा कटोरा झील आपको राजगीर में है। घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? तो राजगीर में। और राजगीर कोई जिला नहीं है, जिला है नालंदा। तो कभी ऑप्शन में नालंदा देगा, कभी राजगीर देगा। तो आपको घोड़ा कटोरा झील कहाँ मारना है? राजगीर। और ऑप्शन में राजगीर न रहे तो नालंदा। उसी प्रकार से अनुपम और अजय झील जो है कैमूर में है। अनुपम और अजय झील कहाँ? तो कैमूर में। यह स्थल ही आपको याद रखना है, स्थल। पिपरा मन, अभी बताएं मन कहा जाता है, तो पिपरा मन मोतिहारी में है। और मोतिहारी कहाँ है? तो ईस्ट चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण में है। और इसके बाद देखिएगा मोती झील भी मोतिहारी में है। तो पिपरा मन भी मोतिहारी, मोती झील भी मोतिहारी। और यह दोनों आपको पूर्वी चंपारण में आता है। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय भी मोतिहारी ही है। अगला है सरैया मन। सरैया मन जो है यह बेतिया में स्थित है। बेतिया कहाँ है? तो वेस्ट चंपारण में है। कहाँ है? वेस्ट चंपारण। अगला देखिए सिमरी झील और मत्स्यगंधा झील। सिमरी झील और मत्स्यगंधा झील दोनों आपको सहरसा में है। उसी प्रकार से आपको जगतपुर झील कहाँ है? तो भागलपुर में है। जितना आपको लिखे हैं यही 10, 12, 14 जो झील है यही आपको याद करना है। कहाँ है इतना याद कर लीजिए। और विशेष याद करना है तो कांवर झील और कुशेश्वर। इससे ज़्यादा आपको झील में नहीं पूछेगा। अब हम लोग कुछ बिहार के प्रमुख जलप्रपात के विषय में जान लेते हैं। वाटरफॉल्स। वाटरफॉल क्या होता है? जलप्रपात क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब नदी जो है, नदी का धारा जब पहाड़ पर से ऊपर नीचे गिरती है, ऊपर से नीचे गिरती है पहाड़ी क्षेत्र से, तो एक खड़ा ढाल बन जाता है कहीं कहीं। तो खड़ा ढाल पर से जब नीचे गुजरती है तो वहाँ पे लगता है कि ऊपर से हद पानी नीचे गिर रहा है। उसी को हम लोग जलप्रपात बोलते हैं। कई लोग घूमने भी गए होंगे, कई लोग देखे भी होंगे, नहीं तो सर्च करके देख लीजिएगा। तो जलप्रपात ऊंचाई पर से जल नीचे गिरता है, इसी को जलप्रपात कहते हैं। तो बिहार में भी कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं। और बिहार में पठार देखिएगा तो ज़्यादातर आपको दक्षिण बिहार में ही है, नीचे वाला क्षेत्र में, जिसमें कैमूर, रोहतास, गया, नवादा, औरंगाबाद ये सभी हैं। तो इन्हीं क्षेत्र में आपको जलप्रपात भी देखने को मिलेगा, जितनी महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। तो कौन कौन है? जिसमें सबसे प्रमुख आपको ककोलत जलप्रपात है। ककोलत जलप्रपात सबसे ऊंचा भी है बिहार का और सबसे प्रसिद्ध भी है। तो ककोलत जलप्रपात नवादा जिला में है। किस जिला में है? नवादा। इसकी 160 फीट ऊंचाई है और बिहार की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ककोलत हुआ। दूसरा आपको तेलहर जलप्रपात। तेलहर जलप्रपात आपको कहाँ है? कैमूर में है। देखिए कैमूर में आपको दो है, एक तेलहर और एक करकट। तो तेलहर और करकट जलप्रपात आपको कैमूर में। देख रहे हैं, नवादा भी दक्षिण बिहार में है, कैमूर भी दक्षिण बिहार में है, और रोहतास भी आपको दक्षिण बिहार में है। बक्सर भी देखिएगा तो दक्षिण बिहार में ही है। तो जितना आपको प्रमुख जलप्रपात है सब दक्षिण बिहार में। तो आपको कैमूर में आपको तेलहर और करकट, नवादा में आपको ककोलत, 3 याद हो गया होगा। कैमूर में कौन कौन? तो एक करकट और एक तेलहर। अब देखिए मांझर कुंड जो है रोहतास में है। कभी कभी इसको ऑप्शन में कैमूर दे देगा, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, दोनों का भी नहीं देगा। और अगर दोनों भी देता तो रोहतास ही ज़्यादा सही होगा आपको। तो आपको मांझर कुंड कहाँ है? रोहतास में, या फिर ऑप्शन के हिसाब से कैमूर। रोहतास में आपको और बहुत सारा है। देखिए रोहतास में कौन कौन है? तो मांझर कुंड है, दुर्गावती है, धुआं कुंड है, सुखलदरी है, तो ये और एक और है तुतला भवानी। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 है आपको रोहतास में ही है। रोहतास और कैमूर का क्षेत्र, कैमूर पठार है, वहाँ पे इतना मस्त मस्त नज़ारा उधर रहता है, इतना बढ़िया बढ़िया सीनरी उधर देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया बिहार में वह स्थल है घूमने के लक्ष्य से। तो रोहतास में कौन कौन है? तो मांझर कुंड,
दुर्गावती, धुआं कुंड, सुखलदरी और एक तुतला भवानी। और एक कर्मनासा जो है जलप्रपात, कर्मनासा नदी पर बक्सर में है। तो बक्सर में कर्मनासा जलप्रपात और रोहतास में ये सभी, और कैमूर में तेलहर और करकट। और बिहार का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको ककोलत जलप्रपात। तो आज के वीडियो में हम लोग बिहार के जितना प्रमुख झील था और जितना प्रमुख जलप्रपात था ये दोनों पढ़ लिए। अगले के वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।